Zero Academy। स्वागत है आप सबका निम्मी सॉल्यूशन सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस निम्मी ने आपके लिए जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि हमने टॉपिक का नाम बताया स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले आप समझिएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये दो चीजें आप जानते हैं। दूरी और विस्थापन क्या होता है। डिस्टेंस या दूरी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु यदि कोई दूरी तय करता है बिना किसी डायरेक्शन के, मतलब मैं यहाँ पे दो चीज़ें किसी भी चीज़ में होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस में, यदि बिना डायरेक्शन के यदि कोई लंबी दूरी तय करता है या कोई भी दूरी तय करता है उसको हम उसका कोई लंबाई तय करता है उसको हम दूरी कहते हैं। लेकिन वहीं पर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात करें तो यदि वह कोई लंबाई तय करे लेकिन किसी डायरेक्शन के साथ, मतलब जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन दोनों हो, तो उस केस को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है दूरी और दूरी से ही रिलेट करता है स्पीड को। क्लियर है। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। गति का सूत्र क्या है या स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाता है यही डिस्टेंस अपॉन हो जाता है टाइम। क्लियर है। मतलब दूरी बटा समय यदि दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा स्पीड या फिर गति या फिर चाल। तो इस हिसाब से हमारा पहला आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज अ करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, हम किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट रिलेट करता है वेलोसिटी को। डिस्प्लेसमेंट रिलेट करता है वेलोसिटी को और डिस्टेंस रिलेट करता है स्पीड को, जैसे कि हमने अभी देखा। आगे वेलोसिटी किस तरीके से बनेगा आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्पीड का फॉर्मूला बना हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो होता है इसका इकाई जो होता है ये मीटर होगा और समय का होता है सेकंड। क्लियर है। तो इस हिसाब से इसका इकाई क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। जो मैं अभी बात कर रहा था तो ये हो जाता है हमारा मीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये है यूनिट ऑफ स्पीड। कब की कंडीशन में, जब MKS सिस्टम दिया हो या फिर SI यूनिट की बात करें तब हम बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसी चीज़ को यदि CGS सिस्टम पे बात करें तब हम बोलेंगे, मीटर को चेंज कर देते हैं CGS में सेंटीमीटर, और सेकंड तो होता है सेकंड, क्योंकि सेकंड का MKS मिले या CGS मिले वो सेम होता है। इसीलिए यदि CGS में यूनिट बोलेगा तो मीटर प्रति सेकंड, और अगर MKS या फिर SI बोलेगा तो मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। अगला है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेग का सूत्र क्या है। जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि वेलोसिटी को रिलेट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है ये हो जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, तो v इज इक्वल्स टू हो जाता है s बाई टी। v इज इक्वल्स टू s बाई टी। s हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और t फॉर टाइम। ये एक निश्चित दिशा में तय किया जाता है। मैंने बताया कि इसका एक डायरेक्शन होता है, निश्चित दिशा में होता है। क्लियर है। याद रखेंगे वेलोसिटी जो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, हिंदी में जिसे कहते हैं परिमाण, और इसके साथ साथ इसका क्या होता है, दिशा। ये दोनों चीज़ें होता है किसमें, वेलोसिटी में। जबकि हम स्पीड या चाल में बात करें तो उसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। इसीलिए वेलोसिटी जो होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। लेकिन हम स्पीड की बात करें या चाल की बात करें तो वो अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी की इकाई क्या होगा। हमने देखा वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटा समय, विस्थापन मीटर में नापा जाता है और t फॉर टाइम सेकंड में नापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर। यूनिट जो होता है चाल और दूरी चाल और वेग, इन दोनों का इकाई जो होता है वो सेम होता है। इकाई
सेम होता है, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम होता है। अंतर सिर्फ इतना आता है, चाल की बात कर रहा है, इसका मतलब वो स्केलर की बात कर रहा है, अदिश राशि की बात कर रहा है, और वेग मतलब सदिश राशि की बात कर रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन? किसी वस्तु में केवल परिमाण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, सीधी सी बात है, ये बोलना चाह रहा है स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, जिसमें दिशा नहीं होता। परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट है। अगला जो पूछेगा इसमें दूसरा क्वेश्चन कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? सो व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? सीधी सी बात है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? सदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। और अदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें दिशा नहीं होता है। मतलब आप सिंपली समझिए कि आपको फिक्स है, आप अपने घर से निकलते हो, घर से निकलकर आपको जाना है अपने ITI, एक फिक्स डायरेक्शन है और फिक्स दूरी है। यहाँ जो आप तय कर रहे हो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने वेग, जो स्पीड जो आप गेन करते हो या जिससे आप जाते हो, वो उस आपका वेग कहलाएगा। लेकिन आप जो शाम को अपने घर से निकल के जो बस ऐसे ही हम जा रहे हैं मार्केट टहलने बोल के जो घूमते रहते हो इधर से उधर इधर से उधर, जिसका कोई दिशा नहीं होता, बस जिधर आपका मन लगा गाड़ी उधर घुमा लिए, तो वो क्या है आपका? वो बताता है कि आपने परिमाण तो है, आपने दूरी तो तय किया है, लेकिन आपकी कोई दिशा नहीं थी। तो दिशा नहीं है इसका मतलब क्या है? वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, वो आपकी चाल बता रहा है। लेकिन यहाँ पे चाल मतलब स्पीड वाला चाल है, ठीक है, जो घर में आपके घर में बोलते हैं माँ बाप लोग, वो वाला चाल नहीं है। यहाँ पे वेग फॉर वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी? वस्तु के विस्थापन की दर। एक बात आप अच्छे समझ जाइए, कभी भी साइंस में आपको कहीं पर भी दर की जब बात करता है, द रेट ऑफ, ये लाइन अगर इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के समय के सापेक्ष चेंज को वो दर्शा रहा है। मतलब बटा में क्या होगा? हमेशा टाइम होगा। क्लियर है? ऊपर में क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऊपर में होगा आगे, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सीधी सी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो हमने अभी वेलोसिटी कहा, कुछ देर पहले यही फॉर्मूला हमने देखा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। करेक्ट। व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग? अच्छा, एक बात समझिएगा कि कभी भी आप किसी भी वस्तु को गति में कब कहेंगे, या आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो आपके आसपास दिख रहा है वो स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है? सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु को देखकर आप कभी नहीं कह सकते कि वो स्थिर है या गतिशील है। अंतर कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप, ये एकदम कॉमन सा एग्जांपल है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि आप बाइक में, बस में, जिसमें भी आप ट्रैवल कर रहे हो और इधर साइड पे पेड़ है, ठीक है, स्पीड में आप होते हो, मतलब आप जा रहे होते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप स्थिर हो और ये जो पेड़ है वो इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक। जो नीचे में व्यक्ति खड़ा है उसे लगता है कि ये पेड़ और ये दुनियादारी, ये सारी चीज़ें वहीं पर है, लेकिन आप एक स्पीड के साथ इस ओर जा रहे हो। तो कौन सच है? गति में ये है या ये है? ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों अपनी जगह पे सही है। तो एक्चुअल में स्पीड में है कौन? मतलब ये है कि गति में है कौन? तो ये गति जो है वो कौन निर्धारित कर रहा है? अगर हमको सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये बस गति में है, तो हर किसी को लगना चाहिए ना कि बस गति में है। बाकी ये बस के अंदर बैठे हुए लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो स्थिर अवस्था में है? मतलब सीधी सी बात यह है कि आप सिर्फ एक वस्तु को देख के, किसी एक ऑब्जेक्ट को देख के आप कभी नहीं कह सकते कि वो गति में है या फिर स्थिर अवस्था में है। क्लियर है? कभी भी हमें किसी चीज़ के गति को डिफाइन करने के लिए, मोशन को शो करने के लिए, या उसकी स्थिर अवस्था को बताने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ता है। ये टर्म्स भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये कि कोई एक ऐसा चीज़
जिसके रेफरेंस में आप उसकी तुलना करते हो। मतलब ये हो गया कि जब आप बस में बैठे होते हो तो आप देखते हो कि आपका सीट वहीं पर है, आपके बगल वाला सीट वहीं पर है, आपके बगल में बैठा व्यक्ति वहीं पर है, उसका ड्राइवर अपनी जगह पर ही है। मतलब उससे आपकी दूरी नहीं बदल रहा है समय के साथ में, जो जहाँ पर है वहीं पर है। लेकिन आप जब बाहर देखते हो तो बाहर में जो वस्तुएं हैं वो समय के सापेक्ष में उसके जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है वो बदलता है। क्योंकि अभी ये जो पेड़ जो आपके बगल में था, कुछ समय बाद ये आगे की ओर चला जाता है, या यूं कहें कि आपके बस के पीछे की ओर चला जाता है। तो इसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? आपका ये रेफरेंस मीन्स इस बस के रेफरेंस में देखा जाए तो इसके पोजीशन में चेंजेस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर खड़ा व्यक्ति के हिसाब से देखें तो इस पेड़ से भी उसकी दूरी उतनी ही है और इस पेड़ से भी दूरी उसकी उतनी ही है, ये जगह चेंज नहीं कर रहा है। तो इसके हिसाब से देखते हैं तो ये स्थिर अवस्था में है, आप गतिशील अवस्था में हो। क्योंकि ये व्यक्ति ये देखता है कि पहले आपका बस इस पहले वाले पेड़ के पास था, अब ये दूसरे वाले पेड़ के पास है, अब और उसके बाद वो आगे चला जा रहा है। क्लियर बात है? तो कभी भी हम किसी भी वस्तु को मोशन या रेस्ट में तभी कह सकते हैं जब वह अपने परिवेश, अपने सराउंडिंग के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता हो। बदलता है तो मोशन पे है, नहीं बदलता है इसका मतलब वो बॉडी एट रेस्ट कंडीशन पे है। क्लियर? तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है नहीं बोला है, इसलिए आंसर होगा बॉडी एट रेस्ट। वस्तु जो है वो विश्राम अवस्था या फिर विराम अवस्था में होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is called if a body changes its position with respect to its surrounding? अभी का जो क्वेश्चन है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि उसमें सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सराउंडिंग के अपने परिवेश के अनुसार अपनी स्थिति को बदलता है, चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है मतलब गतिशील अवस्था में है, बॉडी एट मोशन। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है। What is velocity of a body travel a distance of 168 मीटर in a line in 21 सेकेंड? क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछ रहा है आपको कि वेग बताना है आपको कब, जब उसका जो डिस्टेंस है 168 मीटर है, 168 मीटर, समय दिया हुआ है 21 सेकेंड। क्लियर? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो हमारा वेग या फिर वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर? 168 डिवाइडेड बाई 21, आप सीधा सीधा इसको कटा दीजिए, 21 ये 8 टाइम्स में जाएगा, सो दिस मच इक्वल्स टू 8, और ये मीटर था इसलिए मीटर, और नीचे वाला सेकंड में है इसलिए सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a railway station platform of 120 मीटर लेंथ इन 20 सेकेंड? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा लंबा सा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है 120 मीटर का। अब बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो ऑलरेडी 80 मीटर है, वो इसको, इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर जाता है। इसको पार करने का मतलब क्या होगा कि आप ये समझिए कि इसको पूरा पार करना मतलब ये कुछ इस तरीके से कि ये है मेरा ट्रेन, क्लियर, ये है प्लेटफॉर्म। अब जब ये यहाँ पे आया स्टार्टिंग, इसका मतलब क्या है, ये प्लेटफॉर्म पे आ गया उसका इंजन। अब ये पार कर डाला हम कब बोलेंगे, जब कंप्लीटली ये इसको क्रॉस करता हुआ इसका पिछला हिस्सा इसके स्टार्टिंग पे ना पहुँच जाए। क्लियर? तो अगर मैं ये देखूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर कब आता है, जब ये पूरी लंबाई तय करके और ये वाला लंबाई भी तय किया, मतलब टोटल दूरी कितना हो गया, ये वाला 120 प्लस ये जो ट्रेन का जो लंबाई होगा वो अलग से। क्लियर? क्योंकि मिस्टेक लोग यहाँ पे यही करते हैं कि आपने अभी तो फॉर्मूला देख लिया था कि कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस में लोग जनरली 120 बस को कंसिडर कर लेते हैं और वहीं पे गलत हो जाते हैं। आपको 120 बस कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इस लास्ट पॉइंट को यहाँ तक आने के लिए इस इंजन को ये वाला जो दूरी है वो भी तो तय करना पड़ा है, मतलब ट्रेन का जो लंबाई है वो भी। तो ट्रेन का लंबाई है 80 और प्लेटफॉर्म का है 120, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो टोटल हो गया 120 प्लस 80, मतलब टोटल 200 मीटर। क्लियर? ये है हमारा दूरी, और बटा समय, समय कितना है हमारा 20 सेकेंड, यहाँ से कटा देते हैं, आ जाता है 10, तो 10 और ये है मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? तो ये आंसर हुआ हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने आपको तो ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड दिया ही नहीं, क्वेश्चन तो किलोमीटर प्रति घंटे पे दे रहा है।
तो अब यहाँ पे हमारा टास्क क्या हो गया कि हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे पे कैसे चेंज करें। क्लियर? किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखना होगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आप अच्छे से जानते हो। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे लिखूँ कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। उसी तरीके से 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को कट करके सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये क्या हो गया, एक रिलेशन हमको क्या मिल गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसी को बाई फॉर्मूला आपको बोला जाता है, कहीं पे तो बोल देता है ये ट्रिक है, आप रट लो। तो या तो आप रट लो, अच्छी बात है, अगर नहीं रटे तो आपको ये रिलेशन तो ध्यान में रहेगा कि हम निकालते कैसे हैं। क्लियर? क्योंकि जनरली ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम 5/18 करें कि 18/5 करें, ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेहतर होगा कि आप ये कैसे निकालते हैं आप यही ध्यान पे रखो। क्लियर? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें चेंज करना है तो हम बोलेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा तो मीटर पर सेकंड में दिया है, मतलब ये चाहिए मीटर पर सेकंड है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू होता है 1 मीटर पर सेकंड। ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, अब आपको चेंज करना है इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो बस इस मीटर पर सेकंड की जगह पे ये वाला वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 × 18/5 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? कटा देते हैं 5 से 2 टाइम्स में, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर नंबर डी इज करेक्ट, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा 90, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या फिर त्वरण का सूत्र क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा था चाल, उसके बाद देखा हमने वेग, अब हमें देखना है त्वरण। बाय मिस्टेक यहाँ पे आंसर प्रिंट हुआ नहीं है, तो हम देख लेते हैं क्या होगा। त्वरण जो होता है इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर मैंने ऐसा एरो बनाया है। इसका ये मतलब है कि ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर में ऐसा एरो लगाया जाता है। त्वरण बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटा समय, या इसी को क्या बोलेगा, वेग में परिवर्तन की दर ऐसा भी बोलेगा, या इसको लिखता है dv/dt ऐसा भी लिख सकता है। दिस मच इक्वल्स टू लिख सकता है v2 - v1/t2 - t1 ऐसा भी लिख सकता है, या फिर इसी को लिखता है ऐसा ΔV/ΔTime ऐसा भी लिखता है। क्लियर? ये सब क्या है, ये सब त्वरण के फॉर्मूले हैं, सिर्फ लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, सबका मतलब वही है। वेग में परिवर्तन की दर बोले, दर मतलब समय मैंने आपको बताया, परिवर्तन मतलब चेंज, चेंज का मतलब क्या, अभी कुछ और रहा होगा बाद में कुछ और रहा होगा, तो उन दोनों का डिफरेंस वही तो चेंज बताएगा। तो वेग में चेंज, समय में चेंज, तो इसी चेंज को हम डिफरेंशिएशन के मेथड से लिखते हैं तो dv/dt लिखते हैं, या तो फिर ऐसा डेल्टा के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ΔV/ΔT लिखते हैं। तो है सारा एक ही चीज़। अब इसी फॉर्मूले में यहाँ पे भी ऐसा एरो बना हुआ आपको मिल सकता है, ये जो वी लिखा है, वी के ऊपर में एरो क्यों बना होगा, क्योंकि वेग जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसे रिलेट होता है ये सब आपके वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन है, आपको वहाँ से देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसका यूनिट कैसे निकाले, तो यहीं से देख लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। क्लियर है? वेग का इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और बटे में एक और बार समय आ रहा है, तो ये वाला टाइम जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ये है हमारा MKS सिस्टम में। यदि CGS सिस्टम पे बोलेगा तो हम मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर में और सेकेंड तो होता है सेकेंड में ही, तो ये हो जाएगा CGS में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द acceleration of a car if a speed of a car has increased from 25 km/h to 40 km/h in 1 minute। क्लियर है? एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है बड़ा सा सिंपल सा
एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है dv/dt, मतलब समय में वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? अच्छा, वेग जो दिया है आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 1 मिनट। क्लियर? ये दिया है वेग किलोमीटर प्रति घंटा में, टाइम दिया है आपको मिनट में, और आंसर जो आपका आ रहा है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सारा यूनिट आपको अलग दिया हुआ है। तो बस ऐसा नहीं कि बस इसको घटा के 1 मिनट से डिवाइड कर दिया और बोले कि अरे यार हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा। तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे आप, ठीक है? आपको आँख ऐसे खुली रखना है, बड़ा बड़ा, ठीक है? और बड़े बड़े खुली आँख में आपको देखना है कि इसका जो इकाई है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपको मिनट में दिया है, लेकिन ऑप्शन आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है। हमें चाहिए कि इसमें मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्यों ना हम पहले ही वेलोसिटी को चेंज कर लें मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है? मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए देखिए, अंतर जो होता है आप चेंज करने के बाद डिफरेंस निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, और अभी उसका डिफरेंस निकाल के उसको चेंज करोगे तो भी उतना ही आएगा। अंतर हमेशा समान होता है। तो 40 में बाद वाला 40 है, पहले वाला 25 था, इन दोनों को आप घटा दो, घटाने से आपको मिल जाता है 15। ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हमको चेंज करना है किस में? मीटर प्रति सेकंड पे। किलोमीटर बड़ा वैल्यू है, इससे हमको छोटे वैल्यू में चेंज करना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिलेशन बताया था, तो ये है 15 इंटू ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है? ये बड़ा वाला वैल्यू है, बड़े से छोटा करना है, तो छोटा मतलब छोटा वाला ऊपर में रहेगा, ठीक है? ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा 75/18 मीटर पर सेकंड। ये है हमारा वेग में परिवर्तन, ठीक है? हमको ये क्या मिल रहा है? वेग में परिवर्तन। समय कितना दिया है? 1 मिनट, तो सेकंड में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यही निकलता है। तो ये है समय और ये है वेग, दोनों को ऐसा डिवाइड करेंगे तो हमको निकल जाएगा एक्सेलरेशन। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से ये हो जाएगा हमारा 75/18, और उसमें अलग से ये डिवाइड हो जा रहा है 60, ठीक? ये आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने से ये हमको मिलता है दिस मच इज इक्वल्स टू 0.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है हमारा 0.6, डी ऑप्शन 0.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। What is the retardation of a car moving with a velocity of 50 km per hour is brought to rest in a 45 सेकेंड। एक कार को धीमा किया जाता है, जैसे कि आपका ब्रेकर आता है, तो जैसे ही आप गाड़ी का स्पीड कम करते हो तो उस समय गाड़ी का जो स्पीड कम होता है उसी को उसका रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है? बढ़ाते हैं, जैसे आप एक्सेलरेट करते हो वही एक्सेलरेशन है। जब आप कम करने के लिए उसको, गाड़ी को रोकने के लिए जब आप कम करते हो उसको उसका रिटार्डेशन बोला जाता है। लिखने का तरीका वही होता है, एक्सेलरेशन ऐसा ए से ही लिखते हैं। अंतर इतना है, पॉजिटिव लिखे मतलब बढ़ रहा होगा, नेगेटिव लिखे मतलब घट रहा होगा। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव वाला, एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव वाला, ठीक? इस हिसाब से हम देखें, कार का जो है मूविंग वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर इज अबाउट टू रेस्ट। रेस्ट बोल रहा है, रेस्ट मतलब रुक जाएगा। रुकोगे तो उसका वेग कितना होगा? 0। मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना है? 50। स्टार्टिंग में यू है इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में कितना हो जा रहा है? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों को घटाएंगे तो 50 ही आएगा, ठीक है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा डीवी, वेग में परिवर्तन। और समय कितना दिया है? ये 45 सेकेंड। तो टाइम हमको दिया हुआ है, तो दोनों का डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 45 सेकेंड। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सेकंड में दिया है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें फिर वही वापस चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 50 को गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, क्योंकि आप छोटे वैल्यू में चेंज करना चाह रहे हो। तो ये 5/18 से आप इसको गुणा कर दो और डिवाइडेड बाई कर दो 45। अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में ऊपर वाला, और नीचे वाला है सेकंड में टोटल, ठीक? सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, सिंप्लीफाई ये 18 जो है ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब कटाते हैं, दिस मच इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये माइनस साइन के साथ रहेगा, क्योंकि हम
बाद वाले में पहले वाले घटाएंगे, मतलब 0 में 50 को घटाएंगे, तो ये आंसर हमारा निगेटिव में आ रहा है क्योंकि ये रिटार्डेशन है, इसलिए माइनस में आया। सिंप्लीफाई करेंगे 25 181 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आता है, कभी भी आपको कहीं पर किसी भी सवाल में परेशानी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर टेलीग्राम में आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। चाहे तो आप ब्लॉगर में कांटेक्ट कर लो या फिर फेसबुक में, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर कर लेना क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। क्लियर है। अगला है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन of an aeroplane taking off from landing field has to run 700 meters if it leaves the ground in 10 seconds from the start। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये करता है कि कोई एरोप्लेन है, वो टेक ऑफ करने के लिए कितना दूरी तय करता है, डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 700 मीटर तय कर रहा है। ठीक है, इन 10 सेकेंड। अच्छा ये बताइए, समय ये दे दिया है हमारा 10 सेकेंड। क्लियर। अब स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, समझिए ये रनवे है और उसमें एक लंबा सा प्लेन जब दौड़ना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी कितना होता है, 0। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऊपर की ओर निकल जाता है। इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहता है, कितना होगा वो अलग बात है, पर रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी 0 था, ये उड़ने से पहले तक कोई समय लिया होगा t, और ये जो दूरी तय किया है वो है d। क्लियर। तो इससे हमें ये बात समझ में आया कि समय दिया है, दूरी दिया है, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है इसका 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, बात का तो हमको पता नहीं है। तो इसमें हम एक्सेलरेशन कैसे निकालें। अब तक तो हमको बस यही समझ में आ रहा था कि वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय कर दो। एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt कर दो। क्लियर। अब ये अलग सा रिलेशन आ रहा है जिसमें ये d दिया हुआ है, मतलब विस्थापन दिया है, समय दिया है, लेकिन यहाँ पे तो चेंज इन वेलोसिटी के बजाय केवल एक ही वेलोसिटी दिया है, दूसरा तो दिया ही नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा काम नहीं आ पा रहा है, मतलब इससे हम कैलकुलेट एक्सेलरेशन को नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के नियम मैंने आपको बताए थे, वो वीडियो अपलोडेड है, आपने देखा होगा। तो उसके तहत मैंने दूसरा नियम बताया था, एस इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at²। ये फॉर्मूला हमें पता है, यह है गति का दूसरा नियम। पहला नियम क्या है आपका, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये पहला नियम है। और तीसरा क्या है, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये इसका तीसरा नियम है। क्लियर। तो देखिए आपको यहाँ क्या मिल रहा है, s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a आपको निकालना है, t तो आपको पता है। तो दूसरा नियम जो है वो यहाँ पे सटीक बैठता है आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस फॉर्मूले में आप इस सबको पुटअप कर दीजिए। ये है आपका 700 बराबर u 0 है, इसलिए टोटल वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे आ गया हाफ, a आपको निकालना है और समय दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, और ये है आपका एक्सेलरेशन। क्लियर। कुछ मिस्टेक, हाँ मिस्टेक ये है कि ये तो t² है, तो 10 × 10 होगा ना, तो ये 0 और ये 0 भी कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 14, और इसका इकाई क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट अ स्टोन विल रीच इफ़ इट इज़ थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा है, ये ज़मीन में खेल रहा है, ये ऊपर की ओर एक पत्थर फेंकता है यहाँ। ठीक, ये पत्थर पहले ऊपर गया, उसके बाद एक हाइट तक जाएगा और फिर वहाँ से वो वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो ये हाइट कितना था, मतलब ये कितना ऊंचाई तक गया, यही हमें कैलकुलेट करना है। सिंपली समझिए कि बच्चा को जब यदि ये पत्थर को ऊपर फेंकना है तो कोई ना कोई यहाँ पे वेलोसिटी वो लगाएगा, और वो वेलोसिटी ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है। दूसरी चीज़, ये सीधा सीधा h पूछ रहा है और g का वैल्यू ये 10 मानने के लिए बोला है। बस
बाकी कुछ नहीं दिया है। तो इसमें एक अंडरस्टूड वाली बात क्या है कि ये पत्थर कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसमें वेग होगा तब तक ये ऊपर जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसका जो वेग है वो हो जाएगा 0, और जैसे वो 0 होगा उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वापस नीचे की ओर चला आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट जो होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हुआ होगा उसका 0। तो शुरुआती मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ 20 और फाइनल कितना हो गया 0। तो हम इससे चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक बात। और ये दूरी, ये हाइट बोलें या फिर दूरी बोलें, एक ही मतलब है। तो न्यूटन का तीसरा गति का तीसरा नियम आपको पता है, और वो क्या है, v² = u² + 2as ये होता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, हम पत्थर को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट काम करते हैं तो ये प्लस जो रहता है वो बदल जाता है माइनस में। चूंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g काम कर रहा है, तो इस a की जगह फॉर्मूले में आ जाता है g। ये सारा मैंने वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, v² = u² - 2gs। क्यों हुआ समझ में आया ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 है तो गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा, -2 g को ये 10 लेने के लिए बोला है तो 10 ले लिए, इनटू हाइट ये दूरी ये कितना होगा ये हमें नहीं पता तो हमें निकालना है, s कर दिए। तो ये टोटल हो जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किए हो गया 20s = 400। तो s = यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये 0 कट जाएगा और 2 से 2 0, और सारा चीज़ कैलकुलेशन हमारा मीटर में चल रहा था तो आंसर आ जाएगा हमारा मीटर में। तो कितना ऊपर जाएगा 20 मीटर, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो निम्न के हिसाब से आपके इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर। मैं बार बार कह रहा हूँ किस टॉपिक को लेकर, स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर। तो उम्मीद है आपको इसमें सारा जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको पता है कि कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आया तो कॉन्टैक्ट कहाँ पे करना है आपको, क्लियर है। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छा अंक स्कोर करें, क्योंकि इस बार आपको इतना समय मिल गया है। जैसे जैसे बार बार आपके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होते जा रहे हैं, मीन्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो इससे क्या है आपको समय मिलता जा रहा है कि आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकें और बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, क्लियर है। क्योंकि एग्ज़ाम तो होना तय है, अगर इनको डायरेक्ट अपग्रेड करना होता तो अब तक आपके रिज़ल्ट आपके हाथों में होता, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम देना ही है तो कुछ अच्छा कीजिए, अच्छा पढ़िए और अच्छा स्कोर कीजिए। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।